आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो 7वीं मीटिंग हुई है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडिया की, आखिरकार इसमें क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिरकार किन किन चीजों पर विशेष चर्चा की है, क्या किसी और विषय पर भी विशेष चर्चा है कहीं और, वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इस बोर्ड की मीटिंग के दौरान मोदी जी गए थे। तो चलिए इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा इसी वीडियो में करते हैं। तो हो क्या रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को था, इसमें गुजरात के जो गिर नेशनल उद्यान या गिर नेशनल पार्क है, यहां पर राष्ट्रीय जो मीटिंग की है वो 7वें नंबर की बैठक संपन्न की है। अब इस बैठक के मूल बिंदु क्या दिखाई देते हैं, तो इस बैठक के सबसे मूल बिंदु है कि इसमें जो शिरकत की है वो हमारे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और ये कौन से नंबर की बैठक रही है, तो ये 7वें नंबर की बैठक रही है। इसके अलावा ये जो 7वीं बैठक है, इस बैठक को गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। गिर गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशियाई लॉयन या एशियाटिक लॉयन बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध नजर आता है। इसके अलावा बैठक में जो मूल विषय रहा है वो रहा है वन्य जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकी का संतुलन कैसे बनाया जाए, टेक्नोलॉजी के उपयोग से कैसे करके जीवों को संरक्षित और उनके एरिया को डिफाइन किया जा सके, इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिलायंस के, जी हां, रिलायंस ग्रुप, मोटा भाई वाले रिलायंस ग्रुप के जामनगर रिफाइनरी परिसर पर स्थित पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के, जिसका नाम है वनतारा, इसके भी जगह का दौरा उन्होंने किया और वह बहुत सारी रोचक जानकारियां भी प्रस्तुत की। अब इस बैठक के जो मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, तो पहला पॉइंट यही है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत करना इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा मानव और पशुओं के संघर्षों का समाधान कैसे किया जाए, इसके बारे में विशेष चर्चा की गई है। जो जीवों की प्राकृतिक आवास है उनका संरक्षण कैसे हो, उन पर कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं, इस पर मूल चर्चा की गई है। अब कौन कौन सी पहलों पर चर्चा हुई है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये प्रमुख चर्चाओं में है। पहला है प्रोजेक्ट लॉयन, फिर आता है मानव वन्य जीव संघर्षों का समाधान, फिर आता है चीता पुनर्वास, फिर आता है डॉल्फिन का संरक्षण, फिर घड़ियाल का संरक्षण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण, जंगल की जो आग है उसका संरक्षण, बाघों का संरक्षण, पारस्परिक ज्ञान और दस्तावेजी का संरक्षण करना, वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधन करना, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बात यहां पर की गई है, राष्ट्रीय वन्य जीव रेफलर केंद्र की बात कही गई है, नवीन कार्यबल की स्थापना पर बल दिया गया है और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मानचित्रों को बनाया जाए या कैसे मानचित्रण किया जाए, इस पर पूरी चर्चा का ये आधार दिखाई देता है। तो चलिए एक एक करके एक एक डिटेल पर विस्तृत व्याख्या इसमें करते हैं। पहले नंबर पर आता है गंगा नदी की डॉल्फिन का संरक्षण। तो ये जो डॉल्फिन है, ये मूल रूप से पहली बार गंगा नदी के डॉल्फिन की रिपोर्ट जो लेटेस्ट अभी मार्च में ही पब्लिश की गई है, इसका विस्तृत डिटेल वीडियो भी आपके इसी चैनल पर उपस्थित है, जाकर आप देख सकते हैं। वैसे समरी के रूप में बताऊं तो 6327 गंगा नदी डॉल्फिन या नदी डॉल्फिन भारत में दर्ज की गई है। यह सर्वेक्षण 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है। सर्वाधिक डॉल्फिन की उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में इसकी उपस्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा डॉल्फिन संरक्षण के लिए वहां के स्थानीय समुदाय और स्कूली बच्चों को जागरूक करने की योजना भी इसमें बनाई गई है। टोटल कितनी डॉल्फिन थी, तो भाई टोटल डॉल्फिन 6327 दिखाई देती है। 2009 में सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार है, इसने गंगा डॉल्फिन को देश की राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। ये अच्छी बात है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भी बनाया जाता है। ये थी गंगा डॉल्फिन के बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये असम का जलीय पशु भी नजर आता है। तो ये तो हो गया गंगा डॉल्फिन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और जो विशेष आपके लिए खास है वो है विक्रमशिला, जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है, यह है भागलपुर जिले में स्थापित किया गया, जहां पर ये जो गंगा डॉल्फिन है, इन गंगा डॉल्फिन का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो गंगा डॉल्फिन की स्टैटिक्स डेटा 2025 की बात करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में आते हैं, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर असम में है। गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या लगभग 5679 है, 89 है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसकी संख्या लगभग 625 नजर आती है। तो ये अच्छे आंकड़े हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे
प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम है प्रोजेक्ट लॉयन का विस्तार। जो हमारे बब्बर शेर है, जो हमारे एशियाटिक लॉयन है, इसकी 16वीं एशियाई शेर का आकलन मई 2025 में किया जाना है। तो अभी चल रहा है और किया जाएगा। पिछली बार ये आंकड़ा कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो 5 साल के अंतर में ये किया जा रहा है। और वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य जो पोरबंदर में है, यहां पर शेर संरक्षण को बढ़ावा भी दिए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा 10 वर्षों के लिए इसकी परियोजना का विस्तार किया जाना है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट लॉयन। इसके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन वन्यजीव रेफरल केंद्र में मूलतः कहां पर? जूनागढ़ में जो वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन है, इसको राष्ट्रीय रेफरल सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा यह वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन का सेंटर पॉइंट भी बनकर तैयार होगा और यहीं से केंद्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन का समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी किया जाना है। फिर आते हैं मानव वन्यजीव संघर्षों के समाधान के ऊपर कि आखिरकार जो मानव हैं और जो जीव हैं, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, इससे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए कोयंबटूर में उत्कृष्टता का केंद्र एक स्थापित किया जाना है। इसके अलावा ये आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम पूर्व चेतावनी और निगरानी तकनीकों से लैस होने वाला है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगातार काम करते दिखाई देते हैं। सामुदायिक भागीदारी जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवों के संरक्षण के लिए। इससे वन्य जीवों का जो संरक्षण है, वन में अग्नि प्रबंधन है, सतत सह अस्तित्व के लिए किया जाना है, क्योंकि आग, जंगल की आग को वहां के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले देखा जाता है। इसके अलावा लॉयन कंजर्वेशन में मालधारी समुदाय की भूमिका को भी मजबूत दिखाया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। वन्य जीव संरक्षण 1973, उसका पारस्परिक ज्ञान को भी बढ़ाना है और इस ज्ञान को बढ़ाने में पर्यावरण मंत्रालय और NBWL पारस्परिक ज्ञान के लिए पांडुलिपियों में एकत्रीकरण हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह जाकर AI के रूप में भी, AI के माध्यम से भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देने में सहायता ली जा रही है। इसके अलावा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान जो है, ये मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने में सहयोग स्थापित करने वाला है। तो कैसे करके किया जाए, किन विषयों पर बात की जाए, ये चर्चा यहां दिखाई देती है। अब प्रोजेक्ट लॉयन को मजबूत करना इसका प्रमुख है और मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य, और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में भी अब क्या लाने हैं? चीतों का लाने का विचार रखा गया है। नया कार्यबल को लाना है, घड़ियाल के ऊपर काम करना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण करना है। ये सभी कार्यों को इसी के अंतर्गत किया जाना है। घड़ियाल आप जानते ही हैं, चंबल नदी के ऊपर घड़ियालों का मूलतः संरक्षण किया गया है और नवीन नवीन जगह भी घड़ियालों के लिए संरक्षित करने का काम हो रहा है। यदि हम अपने द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त एक प्रजाति है, इसके समाधान के लिए भी इसमें योजना की बात कही गई है। और इसके संरक्षण का जो अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में से सूचीबद्ध भी किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972-73 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसके अलावा देहरादून है, वन्यजीव संस्थान देहरादून है, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रजनन का कार्य भी स्थापित किया जा रहा है। अच्छी बात है भाई, सबको संरक्षित करेंगे, नहीं तो आने वाली जनरेशन जान ही नहीं पाएगी कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या था, घड़ियाल क्या थे, एशियाटिक लॉयन कैसे दिखते थे। अब वन्य जीवों के स्वास्थ्य प्रबंधन के ऊपर चलते हैं। तो औषधीय जो पौधे हैं, इनकी भूमिका को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके अलावा वन्य जीवों का कैसे करके स्वास्थ्य का प्रबंधन हो, भारतीय वन्य जीव संस्थान के नियमित और अल्पकालिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण में इन चीजों को, पारस्परिक ज्ञान को, सौहार्द को, साथ के चित्रकला है, इन सभी के माध्यम से इसे प्रमोट भी किया जाना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से संस्था हैं जो इसमें प्रमुख रूप से काम करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, NBWL, नेशनल वाइल्ड लाइफ, है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। फिर आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और फिर होता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान।
तो ये तीन मिलकर प्रमुख रूप से काम करते हुए हमें नजर आते हैं। अब एक एक के डिटेल कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एनबीबीएल, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। आखिरकार क्या करता है ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है ये वन्य जीवों की नीतियों के निर्माण में, उसके संरक्षण के बारे में, कहां राष्ट्रीय उद्यान खोलेंगे, कहां अभयारण्यों की स्थापना होगी, उनकी सिफारिश करने वाली सबसे ऊपरी, सबसे उच्च संस्था दिखाई देती है। इसके अलावा वन्य जीवों का संरक्षण और किन जगह पर उनके संरक्षण क्षेत्रों का प्रबंधन होगा, केंद्र सरकार को जानकारी देने वाली एक वैधानिक निकाय भी दिखता है। कब हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा 2003 में ही इसमें संशोधन के बाद इसे एक बोर्ड के रूप में गठित कर दिया गया। इसकी पृष्ठभूमि मूल रूप से तब आती है जब 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड को पुनर्गठित करके NBWL को बनाया गया था। इसके अलावा वैधानिक रूप से काम करता है, प्रभावी संगठन होता है। इसमें लगभग 47 सदस्यों की समिति होती है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री होते हैं। तो कमेंट करके आपको बताना है कि इस समय के वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है। सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य बहुत सारे संस्थान के सदस्य हो सकते हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यालय और संस्थाओं के प्रतिनिधि, सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, भारत सरकार के व्यय सचिव, केंद्र सरकार द्वारा नामित 10 सदस्य जो प्रख्यात संरक्षणवादी पारिस्थितिकीविद हो सकते हैं, अपर वन महानिर्देशक हो सकते हैं, कोई निर्देशक हो सकते हैं, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के सचिव और सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। करता क्या है आखिरकार ये? तो करता यही है भैया, वन्य जीवों के संरक्षण की पॉलिसी बनाता है, नीति बनाने का काम करता है। कहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, संरक्षित क्षेत्रों की निगरानी करता है। वन्य जीव परियोजनाओं को मंजूरी देने का, एग्जीक्यूशन का काम यही करता है। और मानव और वन्य जीवों के बीच जो संघर्ष है उसे आखिरकार कैसे करके कम किया जाए, इसके उपायों पर मूल रूप से सुझाव देता है। और जितने भी लुप्त प्राय प्राणी हैं उनके संरक्षण के लिए विकास रणनीतिक योजनाओं का निर्माण करता है। अब आ जाते हैं NTCCA, आपने नाम जरूर सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए दिखाई देता है NTCCA। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ये NTTCA आता हुआ नजर आता है, या इसे कई बार NTCA का भी कहा जाता है। तो इसका गठन, NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। लुप्त प्राय हैं उनकी पुनर्स्थापना पर बल देता है और बाघ संरक्षण कैसे किया जाए इसके लिए काम करने वाला यह प्रमुख संगठन दिखाई देता है। NTCCA दिखाई देता है। अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो जो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री के राज्य मंत्री जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अन्य मेंबर में कोई भी 3 संसद सदस्यों को लिया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के सेक्रेटरी इसमें शामिल होते हैं और अन्य मनोनीत जो भी सदस्य हैं वो इसमें आ जाते हैं। आखिरकार अब NTCA क्या करता है? अब NTCA की बात भी तो हमें करनी होगी। तो ये NTCA प्रमुख रूप से प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो टाइगर को संरक्षण पर काम करता है, इसका वैधानिक आधार बनाता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है और कैसे करके उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके इसके लिए काम करता है। और क्या करता है? तो संसदीय ढांचे के तहत MOU के माध्यम से बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन, केंद्र और राज्य को जवाबदेही के लिए बढ़ावा देता है। इसके अलावा कैसे करके निगरानी किया जाए, संसद में प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। वन्य जीव अभयारण्य के जो आसपास रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें ये आजीविका के हितों की रक्षा भी करता है। ऐसा ना हो कि उन्हें हटा दिया जाए, उनकी आजीविका की रक्षा करता भी है। अब देखते हैं NTCA की क्या शक्तियां हैं, क्या पावर इनके पास दिखाई देती है। तो भाई इनके पास सबसे बड़ी पावर में है राज्य सरकार द्वारा तैयार जो बाघ संरक्षण की योजना है उन्हें मंजूरी देता है कि हां
या नहीं। पारिस्थितिक रूप से अस्थायी भूमि के उपयोग जहां खनन है, जहां उद्योग है, उन्हें रोकता भी है। यदि उनके आसपास कहीं खनन हो रहा है तो उसे रोकता है। बफर जोन है और कोर जोन है, यहां पर्यटन के लिए जो निर्देश होने चाहिए उन्हें निर्धारित करता है, उनका अनुपालन भी करता है। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करता है, कैसे करके ये जो डिस्प्यूट्स हैं इसे कम किया जा सके, वन्यजीवों को हानि कम हो, मानवों को क्षति कम हो, इसके लिए काम करता है। इसके अलावा सुरक्षा और निगरानी के लिए भी काम करता है कि आखिरकार कैसे करके मानव इनसे दूर रह सके, उनका जो बाघ है इनको संरक्षित रखें, उन्हें शिकार होने से रोकें, उनकी रोग का प्रबंधन किया जाए, आखिरकार वो कहां गश्त करते हैं, कहां चक्कर लगाते हैं, इसकी पूरी निगरानी को रख सकें। इसके अलावा उनके आवास का अनुसंधान करना भी इसका प्रमुख काम दिखाई देता है। अब हमारे सामने अगला आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब क्या करता है भाई, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII क्या करता है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय जो वन्यजीव संस्थान है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आने वाला एक स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट काम करने वाली एक बॉडी है। कब गठित हुआ था, तो इसका गठन 1982 में किया गया था और वन्यजीव संस्थान को अप्रैल 1986 में स्वायत्ता के लिए स्वीकृति दे दी गई, ऑटोनोमस बना दिया गया, भैया आप अपना काम करो। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो देहरादून उत्तराखंड के चंद्रबनी में इसका हेडक्वार्टर लोकेट होता है। आखिरकार इस WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो करेगा क्या, कुछ तो करेगा ना, तो करेगा क्या, तो प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करता है, वन्य जीवों का अनुसंधान करता है, प्रबंधन के लिए परामर्श की सेवाएं देने का काम करता है। और यह एकमात्र ऐसा संस्था है जो पूरे देश में जैव विविधता से संबंधित मुद्दों में सक्रिय रिसर्च करता है। तो यदि जैव विविधता के लिए सक्रिय रिसर्च करनी हो तो यही वन्य जीव संस्थान इसमें कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के ऊपर कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आखिरकार ये क्यों है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को UN संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसी के 68वें सत्र में 3 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब यदि बात करें आगे तो 3 मार्च 2014 को भारत में विश्व में पहली बार विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। तो 2014 में पहली बार मनाया गया था और यही वो दिन है 3 मार्च का जब 1973 में वन्य जीवों और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे कि भैया इनका व्यापार नहीं होगा। और जो 2025 जो अभी अभी 3 मार्च को निकला है, इसका अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या रहा, तो इसका विषय रहा है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण का वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। तो कई बार ऐसे प्रीलिम फैक्टर भी पूछ लिए जाते हैं। अब विश्व वन्य दिवस का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ना कि भैया क्या है एक्चुअल नेचुरलिटी, दिन के बाद भी जानवर और पौधों के लिए निरंतर सीखना, उनके लिए कार्य करने को प्रेरित करना इसका प्रमुख लक्ष्य दिखाई देता है। यदि हम बात करें तो अकेले वनों की 60,000 से अधिक प्रजातियां हैं, 80% उभयचर प्रजातियां और 75% पक्षी प्रजातियां यहां उपस्थित हैं, लेकिन भोजन, दवा, पानी सब के लिए ये पेड़ पौधों पर ही उपस्थित नजर आते हैं। अब क्यों बात हम वनतारा की कर रहे हैं, क्यों हम रिलायंस ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जहां भी जाते हैं एग्जाम में वहां से प्रश्न जरूर बनता है। और वनतारा रिलायंस ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया एक पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जहां एक से एक विचित्र जीवों को आप देख सकते हैं। अब तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर लगाया है, तो वनतारा में बनाया है। इसे स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम यहां पर इन्होंने शुरू किया है, रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र ये वनतारा ही दिखाई देता है। इसका नाम वनतारा क्यों रखा गया है, इसका अर्थ होता है, वनतारा का अर्थ होता है जंगल का सितारा, इसका अर्थ होता है।
कौन है इसके फाउंडर? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन इसके संस्थापक हैं। कहां पर बनाया गया है? तो गुजरात के जामनगर में बनाया गया है। कब बनाया गया है? फरवरी 2024 में इसे बनाया गया है। एक्चुअल किसने चालू किया है रिलायंस ग्रुप में भी? तो मुकेश अंबानी जी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, इनका ये विजनरी फॉर्मूला दिखाई देता है। कितने एकड़ में फैला है? तो 3000 एकड़ में अकेला ये फैला हुआ है। यदि वनतारा का लक्ष्य देखें तो चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य संबंधित संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना इसका मूल लक्ष्य है। और 200 से अधिक हाथियों को यहां पर सुरक्षित बचाया गया है। अभी जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते उन्हें बचाकर यहां रखा गया है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है। वनतारा ने मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों से भी अभियान में भाग लेकर वहां के जीव जंतुओं को बचाने का काम किया है। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 है, यहां इसमें जानवरों को अनावश्यक पीड़ा देने से रोकता है। इसके लिए यहां अच्छे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में की गई थी। यह भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीपल फॉर एनिमल्स के नाम से भी यहां पर पशु कल्याण कार्यक्रम समर्पित किया गया है। अब और चलते हैं, और क्या विशेष दिखाई देता है? तो देखो कितनी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये सभी जीव जंतु हैं उपस्थित हमें नजर आते हैं। तब चलते हैं, वन्य जीव एवं वनस्पति की जो लुप्त प्राय प्रणाली जो प्रजातियां हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? CITES कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाएगा इसे? तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटीग्रेटेड स्पीसीज। जो भी एंडेमिक हैं भाई, एंडग्रेटेड स्पीसीज है, इनके लिए किया गया। और कब किया गया है? तो 1973 में इसे किया गया था। 184 जो पक्षी हैं इसके हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता वर्ल्ड वाइड ये हमें दिखाई देता है। पर ये लागू 73 में ना होकर लागू हुआ 1975 में। उद्देश्य वही है कि भाई कैसे करके इन संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सके, इस पे काम करना। सेक्रेटरी कहां है, कार्यालय कहां पर है भाई? तो इसका कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें स्थित दिखाई देता है। आखिरकार काम क्या करता है ये? तो जितनी चयनित प्रजातियां हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस प्रदान करता है। प्रत्येक पक्षकार देश को क्या करता है? तो वहां पर प्रबंधन प्राधिकरण देता है। भाई नामित करना अनिवार्य है। वैधानिक प्राधिकरण के रूप में ही व्यापार किया जा सकता है। जैसे चीता हम यहां पर लेकर आए तो MOU साइन किए बिना नहीं ला सकते। इसके परिशिष्ट वन में क्या लिखा है? सबसे अधिक संकटग्रस्त पदार्थ जो प्रजाति है इनको सूचीबद्ध करो। जैसे गोरिल्ला है, समुद्री कछुए हैं, विशाल पांडा है, ऑर्किड प्रजातियां हैं। ऐसी 931 प्रजातियां हैं जो इसके परिशिष्ट वन में दिखाई देती हैं। केवल इनका अनुसंधान हेतु इनकी अनुमति है, व्यापार नहीं कर सकते। ओलिवर रिडलेस। परिशिष्ट 2 की बात करें तो परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां जो भविष्य में लुप्त हो सकती हैं उनको रखा गया है। फॉर एग्जांपल अमेरिकी जिनसेंग, पैडल फिश, लॉयन, महोगनी प्रवाल, ये सब इसमें लाए गए हैं। इसमें कुछ कितनी प्रजातियां? तो 34,419 प्रजातियों को इसमें रखा गया है। निर्यात प्रमाण पत्र आवश्यक है। निर्यात प्रमाण पत्र है तो आप इसे भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब आते हैं परिशिष्ट 3 पे। तो कोई भी पक्षकार देश अनुरोध पर सूचीबद्ध इसे करवा सकता है, कर सकता है। और जो भी इसका व्यापार है उस पक्षकार देश द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। जैसे मैप टर्टल है, वालरस है, कैप स्टैग है, बीटल है। ये सब ऐसे प्रजातियां और ऐसी कुल प्रजातियां 147 हैं जो उपयुक्त परमिट देकर भेजी जा सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा कि आखिरकार मार्च में इतना अच्छा कार्यक्रम क्या किया गया। और अभी देखना ये भी बाकी है कि आखिरकार शेर की अब 2025 में जो गणना होगी वो कितनी होने वाली है। और ऐसे ही तात्कालिक वीडियोस के लिए आपको लगातार जुड़े रहना है आपके अपने MPPSC उत्कर्ष क्लास के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।